हेलो फ्रेंड्स, हम 8 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 7.7% इन करंट फिजिकल एडवांस एस्टिमेट शो। तो इसमें क्या लिखा है, पुल डाउन बाय शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन द सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग सेक्टर्स, इंडियाज जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट 7.7% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एज अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ 4.2% इन द प्रीवियस फिजिकल ईयर। तो द प्रीवियस फिजिकल ईयर में तो 4.2% जीडीपी की ग्रोथ हुई थी, लेकिन इस साल ये माना जा रहा है जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी 7.7% से। खैर अभी ये वाला ईयर जो है उसका वो फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हुआ है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये किसने सब रिलीज़ किए हैं एस्टिमेट्स? तो एनएसओ ने रिलीज़ किए हैं सारे एस्टिमेट्स कि इंडिया की जीडीपी 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। आपको पता है कि ट्रम्प में क्या यूएस में क्या हुआ है? तो यूएस की जो वहाँ पे कांग्रेस है उस पर अटैक कर दिया गया है, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स उनके द्वारा। तो यहाँ पे देयर वाज नो पैरेलल इन मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री एज इंसर्जर्स एक्टिंग विद द प्रेसिडेंट्स एनकरेजमेंट वेंडलाइज स्पीकर नैंसी पेलोसीज ऑफिस स्मैशिंग विंडोज। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है, भले यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हो पर इंडिया ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में कितना ऑर्डरली ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, आराम से जो भी सत्ता आती है वो दूसरे को दे देता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हार्श ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है, ऐसे अटैक्स हो रहे हैं। तो एक टॉपिक है मेंस में कि कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें आपको अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कंट्री से कंपेयर करना होता है, मतलब जो बेसिकली बड़े कंट्रीज़ होते हैं। तो उसमें आप मतलब ये सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उसमें आप कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका की प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है, वहाँ उसकी पार्डनिंग पावर कितनी है। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ कहना था कि ऑर्डरली एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर मस्ट कंटिन्यू यूएस के वॉलेट्स को देखते हुए। थाने शोज द वे स्लम मार्क्स अ रूम फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो बेसिकली आपको तो ये पता होगा कि यहाँ पे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक टैबू बना के रखा जाता है ना, तो उसको थोड़ा दूर करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, एक मैसेज पेंट किया जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, देयर इज़ नथिंग शेमफुल अबाउट इट। ठीक है, मतलब लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आए कि दिस इज़ जस्ट नेचुरल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अलावा पीरियड रूम्स बनाए गए हैं ताकि जो विमेन है उनको एक्सेसिबल हो ये सारी फैसिलिटीज़, ठीक है, ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो कभी कहीं केस स्टडी कुछ लिखने को ना मिले तो आप मेंस में कोट कर सकते हैं। दैट्स इट। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे प्रोटेस्ट के चल रहा है, जो भी चल रहा है, अभी भी टॉक्स चल रही हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करा जा रहा है टू बूस्ट इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर। सेंटर क्लियर्स ₹28,400 करोड़ स्कीम। तो द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम विद एन आउटले ऑफ ₹28,400 करोड़ फॉर जम्मू एंड कश्मीर दैट विल फोकस ऑन, जो बेसिकली फोकस करेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, स्किल्स जनरेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी बेसिकली दूर दराज के एरिया हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के। ठीक है, इसके अलावा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ईयरमार्क लैंड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटेड अ लैंड बैंक विद 3,000 एकर्स इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन्स। ठीक है, तो लैंड को ईयरमार्क कर दिया गया इंडस्ट्रीज बनने के लिए, लैंड बैंक बनने के लिए। तो अभी डीडीसी के वहाँ पे इलेक्शंस भी हुए थे, तो बेसिकली अब ये स्कीम लॉन्च होगी तो वहाँ पे शायद जो यूथ होगा उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ताकि वो भी अच्छे से आगे बढ़ सके इंडिया के पेस के साथ। सेंटर मर्जेस JNK कार्डर ऑफिसर्स विद एगमूड। तो आपको पता होगा एगमूड के साथ अब JK के जम्मू एंड कश्मीर कार्डर को भी जोड़ दिया गया है। तो सेंटर ऑन थर्सडे मर्ज जम्मू एंड कश्मीर कार्डर IAS, IPS एंड IFS ऑफिसर्स विद दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज। तो अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरीज के कार्डर में ये भी जोड़ दिया गया है जम्मू कश्मीर को। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द यूनियन टेरिटरी कार्डर थ्रू एन ऑर्डिनेंस। The move will allow officers posted in these states and UTs to work in Jammu and Kashmir vice versa। तो आपको पता है कि अब यहाँ कोई भी कैडर का होगा अरुणाचल प्रदेश का, तो जम्मू कश्मीर भी काम कर सकते हो, जम्मू कश्मीर वाले यहाँ भी काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वास्ट पूल ऑफ ऑफिसर्स मिलेंगे, टैलेंट होगा, तो इसमें डाइवर्सिटी भी होगी। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कर्नाटका ब्राह्मण मैरिज स्कीम ₹25,000 फॉर पुअर ब्राइड्स, ₹3 लाख बॉन्ड्स फॉर मैरिंग पुअर प्रीस्ट। तो ब्राह्मण के लिए एक स्कीम है कर्नाटका की। लिटिल ओवर अ ईयर आफ्टर इट्स क्रिएशन द कर्नाटका स्टेट ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ ओपनड अप्रूवल्स टू लॉन्च 2 मैरिज स्कीम्स। ठीक है, तो कर्नाटका स्टेट ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड ने 2 मैरिज स्कीम्स लॉन्च की है पायलट बेसिस में। पहला, फाइनेंशियल बॉन्ड दिया जाएगा 3 लाख रुपए का अगर आप 25 ब्राह्मण विमेन जो कि उन पुजारियों से शादी करेंगी जो कि बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर ग्राउंड से हैं। और दूसरी स्कीम क्या ऑफर करी है, द अदर ऑफरिंग ₹25,000 ईच फॉर द मैरिज ऑफ
550 women from economically weak families from the community. ठीक है, we have received the approval to launch the schemes. अरुंधति और मैत्री 2 स्कीम लॉन्च कर रहे हैं and funds have been set aside. We are in the process of chalking out the procedures to avail these funds. This is part of our efforts to assist weaker section of the community. ठीक है, under the Arundhati scheme 550 Brahmin women from poor background will be given rupees 25,000 each for their marriage. Under the Maitri scheme a financial bond of rupees 3 lakh will be given. तो अभी ये पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है, बाद में इसको फुल टाइम भी लॉन्च कर देंगे ये लोग. Rupees 14 crore has been set aside to help students from poor Brahmin families in the form of scholarship, payment of fees and providing training to those who have passed the preliminary stage of examination such as the UPSC. इसके अलावा 14 करोड़ दिए जाएंगे उन स्टूडेंट्स को जो कि ब्राह्मण फैमिलीज से हैं. ठीक है, उनको स्कॉलरशिप की फॉर्म में, पेमेंट ऑफ फीस की फॉर्म में. ठीक है, to avail benefits of the scheme of the Brahmin Development Board, applications have to certify that they do not own 5 or more acres of agricultural land. मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. तो बेसिकली जो सब कास्ट का फिनोमेना है ब्राह्मण क्षत्रिय, इसको और ज़्यादा रीइंफोर्स करने, इससे ये सारी चीज़ें और ज़्यादा रीइंफोर्स होती हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. हम और आगे चलते हैं. डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर सीन एज अ गेम चेंजर. तो एक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है. वो कहाँ पर है? 306 किलोमीटर का रेवाड़ी मदार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर टू द नेशन एंड फ्लैगिंग ऑफ द डबल स्टाक लॉन्ग हॉल कंटेनर ऑन दिस रूट. तो अभी आपको पता होगा अभी ईस्ट में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया था, वेस्ट में किया जा रहा है. ठीक है, हम आगे चलते हैं. ये बेसिकली यही कि अमेरिका अटैक्स अमेरिका, मतलब अमेरिका के जो अंदर वाले एनिमी थे उन्होंने अटैक किया है. तो ऑन जनवरी 6 द कैपिटल वॉज सिम्बॉलिकली डिसेक्रेटेड. ठीक है, कैपिटल मतलब बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे यूएस की कांग्रेस बैठती है उसको सिम्बॉलिकली उसकी डिसरिस्पेक्ट की गई. अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चैलेंज, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज की गई. तो डेसेक्रेशन किसी एक्सटर्नल एनिमीज़ की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं के प्रेसिडेंट द्वारा इनकरेज कराया गया. एगिंग ऑन लाउटिश एंड आर्म्ड ग्रुप्स लाइक द प्राउड बॉयज़ टू इंटिमिडेट एन इलेक्टेड कांग्रेस. तो मतलब जो प्राउड सपोर्टर्स अपने आप को मानते थे ट्रम्प के, उन्होंने इंटिमिडेट किया एक इलेक्टेड कांग्रेस को जो वहाँ पे बेसिकली इलेक्ट होकर आई है. दे सम ऑफ देम आर्म्ड मेड इट टू द इनर प्रेकेंस ऑफ कांग्रेस एंड डिस्टर्ब द प्रोसीडिंग्स. उसमें से बहुत लोग अंदर भी चले गए कांग्रेस के और प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया. इन वन इंस्टेंट दे दैट इनडेलिबल इमेज डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी. तो अमेरिकन डेमोक्रेसी जो इतने साल से चलती हुई आ रही थी उसकी कहीं ना कहीं इमेज को डैमेज करने का काम किया है इसने. तो ऑथर ने बोला ये किस किस चैलेंजेस को दिखा रहा है. पहले द फर्स्ट इज द रेशियल क्वेश्चन. जो वहाँ पर रेशियल पॉलिटिक्स है वो तो है ही, और इसी से रेडिकलाइजेशन ज़्यादा होता है वहाँ की यूथ का. द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोटेस्ट विल रिमेन रेशियलाइज्ड. It is difficult not to wonder if a Black Lives Matter kinds of movement would have been allowed to assault the Capitol in this way. There's more than a touch of white entitlement here. ठीक है, उसका सेकेंड ये बोला गया है कि वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं ये माना जा रहा है कि वहाँ की पुलिस और भी कुछ कर सकती थी लोगों को रोकने के लिए, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ किया नहीं. तो हम ये मान सकते हैं कि जो वहाँ की पुलिस है वो बाइस्ड है क्या? तो इफ़ इट इज़ ट्रू एज अपीयर्स टू बी द केस दैट द पुलिस डिड नॉट डू इट ऑल इट कुड डू टू स्टॉप दिस स्टॉर्मिंग, माइट इवन हैव माइल्डली एनकरेज इट. ये भी माना जा सकता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत एनकरेज भी किया था. एंड इज रिलेक्टेंट टू अरेस्ट प्रोटेस्टर, इट विल एक्सपोज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू इवन मोर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. ठीक, बट विच सेक्शंस ऑफ द स्टेट आर पार्ट ऑफ विच पार्टीज डीप स्टेट. ठीक है, आपको पता है डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट की किसको आप अंदर से सपोर्ट कर रहे हो. व्हेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑर्डर आर नॉट परसीव टू बी न्यूट्रल, इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम फॉर ऑर्डर. ठीक है, अगर जो लॉ और ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट्स है जो बेसिकली मेंटेन करते हैं वो ही न्यूट्रल नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है. एंड द चैलेंज इज दैट इट इज़ हार्ड टू कन्विंस सिटीजन्स ऑफ द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक द पुलिस आफ्टर विजिबल इंसिडेंट्स लाइक दीज. ठीक है, और उसके बाद पुलिस ने, वहाँ के लोगों ने भी सारी बातें देखी. अब लोगों को कन्विंस करना कि नहीं हमारा लॉ एंड ऑर्डर न्यूट्रल है, तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है जब वो देख रहे हैं कि पुलिस नहीं काम कर रही है. दिस इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम बट इट नाउ गोज टू द हार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिशनशिप एट द हाइएस्ट लेवल. तीसरा, the possibility of the growing militarization of the US politics. The US has always had an infrastructure of armed right wing groups. ठीक है, तो वहाँ पे armed right wing groups का तो हमेशा से infrastructure रहा है, like the Ku Klux Klan. But there now seems to be a reversal to a political climate with the mainstream political process openly legitimizes them to an unprecedented degree. तो हम देख रहे हैं जो वहाँ का political climate है वो कैसे legitimize कर रहा है कि आप ये करो. ठीक है, आप अटैक कर दो अगर हमें सत्ता नहीं मिल रही है. तो ये बेसिकली वही अमेरिका पे ये कि अमेरिका में ट्रम्प ने कैसे फायर लगाई और उसके गटलेस कलीग ने
उस फ्लेम को और वो दे दिया, धुआं दे दिया। स्मॉलर डिक्लाइन, ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम देख चुके हैं 7.7% कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। ये आर्टिकल हम देखेंगे। द बिजनेस ऑफ डाइवर्सिटी, कल मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने एक मैंडेटरी कर दिया है कि बेसिकली बोर्ड रूम में अब विमेन का रिजर्वेशन दे दिया कि एक विमेन होगी ही होगी। तो ऑथर ने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की कि इंडिया में तो बेसिकली बहुत पहले से मैंडेटरी कर रखा है, लेकिन इंडिया में भी ये चीज़ इन द लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। So Germany's cabinet has approved a law that makes it mandatory for large district firms in the country to have at least one woman on their boards. The ruling Christian Democratic Union, which had so far resisted forcing the hand of private companies, said it gave in because of slow progress on gender equality in the boardroom. ठीक है, उन्होंने इसलिए लॉ, क्योंकि बोर्ड रूम में देखा जाता है कि अभी भी विमेन की उतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन नहीं रहता है। Not many changes are made voluntarily, said a minister in the Angela Merkel government. Women लगभग 12% होती है मैनेजमेंट बोर्ड्स का इन जर्मनी, जबकि यूएस यूके से कंपेयर करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इन 2015 इन्होंने बोला था कि 30% कोटा होना चाहिए विमेन का सुपरवाइजरी बोर्ड्स में। तो सुपरवाइजरी बोर्ड्स जो होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव रोल होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव में तो अभी भी इनका कोटा बहुत ज़्यादा कम था। तो बेसिकली इंडिया में भी सेबी रेगुलेशंस है जो कि मैंडेटरी बनाती हैं लिस्टेड फर्म्स को कि लगभग एक विमेन तो होनी ही चाहिए बोर्ड्स में। डिस्पाइट दैट द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन डायरेक्टर्स इन निफ्टी 500 कंपनीज डज नॉट इवन टच 20%। तो ये भले ही मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी विमेन बोर्ड डायरेक्टर्स हैं वो अभी 20% तक भी नहीं पहुँच पाएंगे 500 कंपनीज में मिला के। ये रिपोर्ट बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज ने निकाली थी। तो इनइक्वालिटी भले वो जेंडर की हो, कास्ट की हो, इनकम की हो, ये बहुत ही सिस्टमिक फीचर है ऑफ मैनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस, और प्राइवेट सेक्टर्स का कोई एक्सेप्शन नहीं। प्राइवेट सेक्टर में भी ये होता आ रहा है। ठीक है, आगे चलता हूँ। ये जो मुनावर फारूकी कोई कॉमेडियन था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसके ऊपर है ये आर्टिकल। हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। एमएसपी के बारे में आपको सब पता होगा, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो अटैक हुआ है बेसिकली यूएस में, उसकी बहुत ही ज़्यादा ऐसे डाइसेक्ट करके चीज़ें समझाई गई हैं, इतना भी नहीं पढ़ना होता है। आगे चल रहा है, यहाँ पे है यूएसटीआर टारगेट्स इंडिया, इटली, टर्की ओवर डिजिटल टैक्सेस। तो आपको डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस अडॉप्टेड बाय इंडिया, इटली एंड टर्की डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यूएस कंपनीज। तो आपको पता होगा जो इंडिया है वो इक्वलाइजेशन लेवी लगाता है गूगल, फेसबुक, इन सब पर, ये जो भी रेवेन्यू कमाते हैं। ठीक है, तो यूएस का ये कहना है कि ये यूएस की कंपनीज के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो द डिजिटल सर्विस टैक्सेस अडॉप्टेड बाय इंडिया, इटली एंड टर्की डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट यूएस कंपनीज एंड आर इनकंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल टैक्स प्रिंसिपल्स, द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस सेड ऑन वेडनेसडे। ठीक है, यूएसटीआर ने फाइंडिंग्स रिलीज की। सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशंस इनटू द डिजिटल टैक्सेस सेड इट वाज नॉट टेकिंग स्पेसिफिक एक्शन एट दिस टाइम। अगर इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज ऐसा करते ही रहे तो बेसिकली ये रिटेलिएट करेगा। जो इंडिया गवर्नमेंट है उसने एक और अमेंडमेंट इन बिल में पास किया, फाइनेंस बिल 2020-21 में, और इम्पोजिंग ए 2% डिजिटल सर्विस टैक्स इन ट्रेड एंड सर्विसेज बाय नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो बेसिकली जो इस इक्वलाइजेशन लेवाई का इफेक्ट है और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जो कि बेसिकली पहले सिर्फ डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में अप्लाई होता था, अब वो और भी सारी कंपनीज में अप्लाई होगा जो कि नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। इक्वलाइजेशन लेवी लगता है 2% का, और ये फाइनेंस बिल के अंदर आता है, इनकम टैक्स बिल के अंदर नहीं आता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली समझाया गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जैसे कि डिवाइस होती हैं, सेलफोन, वायरलेस टेलीफोन्स, उनको सिग्नल्स की ज़रूरत होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ये सिग्नल्स जो होते हैं वो कैरी किए जाते हैं ऑन एयरवेव्स। ठीक है, उन एयरवेव्स की एक पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से ये कैरी किए जा सकते हैं बिना इंटरफेरेंस के। तो ये माना जाता है जो गवर्नमेंट होती है वो सब कुछ ओन करती है एक कंट्री का। तो द यूनियन गवर्नमेंट ओन्स ऑल द पब्लिकली अवेलेबल एसेट्स, उसकी जो भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज में होते हैं, तो वो एयरवेव्स को भी ओन करती है इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं जब सेलफोन्स का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, वायरलेस टेलीफोन का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, इंटरनेट यूजर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, तो द नीड टू प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर द सिग्नल अराइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो एयरवेव्स है, ये एयरवेव्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देनी पड़ेगी। ठीक है, टू सेल दीज एसेट्स टू कंपनीज, गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है टू ट्रांसपोर्ट। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ये एयरवेव्स बेचेगी जो कि बेसिकली तैयार होते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, वेव्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कैसे करती है, थ्रू द DOT ऑक्शंस। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ऑप्शन से ये करती है दीज एयरवेव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। दीज एयरवेव्स ऑर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो इन्हीं एयरवेव्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं और इनको बहुत सारे बैंड्स में डिवाइड किया जाता है जिनकी बहुत अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है।
और ये जो सोल्ड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा एयरवेव से पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है, जब वैलिडिटी लैप्स हो जाती है तो उन कंपनीज को वापस इनको खरीदना पड़ता है। तो आपने देखा कि बार बार ऑक्शनिंग होती है। तो जो लास्ट स्पेक्ट्रम हुआ था ऑक्शन वो 2016 में हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने लगभग 2354 मेगाहर्ट्ज का रिजर्व प्राइस रखा था 5.60 लाख करोड़। रिजर्व प्राइस मतलब उससे कम में तो नहीं बेचती गवर्नमेंट। तो द गवर्नमेंट हैड मैनेज, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ उसका बहुत कम ही सेल कर पाई थी 965 मेगाहर्ट्ज, लगभग 40%। तो गवर्नमेंट को उतना रेवेन्यू नहीं हुआ था जो कि गवर्नमेंट ने सोचा था उसको स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग से होगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ भी एडिशन कराना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।